अब देखो अरेंजमेंट को मैंने ऐसे रखा, टू सम एक्सटेंट प्रीवियस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया जो दो इन्फिनाइटली लॉन्ग था, वो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या 2 3 4 ये 3 सेगमेंट से परपेंडिकुलर था। अब मैं उसको भी सेम प्लेन में लेके आ गया हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 सेगमेंट का ये वायर है, सब में एक ही करंट आई कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। अब पोजीशन ऑफ पी है ये डिस्टेंस ए, इधर ये डिस्टेंस भी ए और इधर ये डिस्टेंस भी ए। समझ में आया कि नहीं? अब ये इस ज्योमेट्री में पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? What will be the magnetic field at P due to this given structure? इस given structure की वजह से P में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ? ये इसको इधर इन्फिनिटी ले लो, इधर भी इसको इन्फिनिटी में ले लो। Length of the straight segments almost I have kept same in this as it is in the previous question. Previous question যা ছিল সেই লেন্থই রেখেছি তো নাকি? अच्छा, यहाँ खाली मैंने डिफरेंस क्या किया, स्ट्रेट सेगमेंट प्रीवियस में ऐसे था, एक बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा था, एक अंदर की तरफ था, यही तो अंतर था ना। तो जो अंदर था उसको भी मैं घुमा के ऑन प्लेन लाया, जो बाहर की तरफ था उसको भी घुमा के ऑन प्लेन लाया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये सेक्शन 1 और सेक्शन 5 और पॉइंट रिकॉर्ड पॉइंट पी दोनों तीनों को देखो तो एक ही लाइन पर है, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट पर सेक्शन 1 और सेक्शन 5 की वजह से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है सराउंडिंग द वायर, सराउंडिंग द करंट कैरिंग वायर, जिसका एक रेडियस वेक्टर अवेलेबल होगा। कोई भी कंडक्टर अपने में ही तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो ये P इज लाइंग ऑन द लोकस ऑफ 1 एंड 5। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 एंड 5, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 5, बोथ आर 0 एज द पॉइंट P lies on the locus of both the conductors। समझ में आया? दोनों जो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर्स के लोकस में ही पॉइंट P लाई कर रहा है, इसीलिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा ड्यू टू सेक्शन 1 एंड 5। क्लियर है? रहा सवाल सेक्शन 2 3 और 4, वो एकदम सेम है एज इट इज़ द प्रीवियस डायग्राम, उसमें तो मैंने चेंज नहीं किया ना, तो उसका वैल्यू तो तुमको पता है। हाँ, अगर मैं 2 3 और 4 का लेंथ में चेंज करता तो कैलकुलेशन डिफरेंट आता, लेकिन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग्स तो तुमको पता है प्रीवियस वाला में, और यहाँ मैंने सेम वैल्यू को ही रिपीट किया। इसका वैल्यू ए लिया, इसका वैल्यू 2a लिया, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब प्रीवियस डायग्राम में जो 2 3 4 था वही रिपीट हुआ ना। यहाँ जो 2 3 4 था, 2 3 4 और रिक्वायर्ड पॉइंट रिपीट हुआ यहाँ, तो यानी कि 2 3 4 मिला के हमको जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आया, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है तुम्हारा, वही यहाँ भी होगा। तो लिख दो, द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सेक्शंस 2 3 एंड 4 will be as same as that of the previous questions calculation। अच्छा, अब एक और चीज़ मेरे को बताओ तो, देखें, हम लोगों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस किया ना सेंट्रॉइड पे, तो तीनों साइड मान लो वायर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? तीनों वायर का मान लो रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है, लेंथ वाइज ये L है, ये भी L है,
ये भी एल है, ठीक है। और मैं यहाँ एक इनफ्लो करंट दे रहा हूँ वर्टेक्स ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और सी से करंट बाहर जा रहा है। दिस इज द मैकेनिज्म। अब जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। सभी का रेजिस्टेंस आर ओम है मान लो, ठीक है। लेंथ ऑफ कोर्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, लेंथ वाइज भी सेम है, एल ईच। अब मान लो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि I इज द करेंट गेटिंग इनटू दिस लूप थ्रू ए एंड इट इज लीविंग एट सी। तो अब हमको इसका जो सेंट्रॉइड है ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। जबकि हम जानते हैं कि तीनों वायर में करंट, तीनों वायर सेम करंट अगर कैरी करेगा, तीनों का लेंथ सेम है, हाँ, तो तीनों अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है तो तीनों की वजह से सेंट्रॉइड पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हम लोग प्रीवियस कैलकुलेशन में क्या था, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ड्यू टू एनी वन साइड। तो क्या वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी रिपीट होगा? वही कॉन्सेप्ट क्या यहाँ भी रिपीट होगा, हाँ या ना? एक सिंपल ट्रिक है, क्या दोनों मतलब तीनों साइड में ए बी बी सी एंड ए सी तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा? कारण है कि जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ए इज द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन एंड एंड सी इज द नेगेटिव टर्मिनल कनेक्शन एंड। तो जो अप्लाइड वोल्टेज ए से सी के बीच में है वो ए बी सी पाथ में भी होगा उतना ही जितना डायरेक्टली ए टू सी है। लेकिन चूंकि ए बी और बी सी में देखो ये जो आई आया है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में। अगर इधर I1 जाएगा तो I1 विल बी इन कंटिन्यूएशन थ्रू ए बी एंड बी सी एंड लेट दिस इज बी I2। समझ में आया कि नहीं? तो इधर ए सी से I2 करंट जाएगा जबकि ए बी बी सी से I1। ए बी प्लस बी सी से जो सेम करंट फ्लो करेगा तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। ए बी सी पाथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2R। ए बी सी पाथ का रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी वो होगा 2R एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सी वो सिर्फ R है। whereas potential difference in the path of ABC is equal to potential difference in AC। सेम है, हाँ या ना? तो potential difference अगर सेम है so this implies that I1 जो कि current assume है in the longer branch, that I1 into resistance 2R that will be equal to current I2 into resistance R। हाँ या ना? जो AC वाला पाथ है उसमें I2 करंट एज्यूम किए, उसका रेजिस्टेंस तो R है, जबकि ये वाला पाथ में R प्लस R 2R है। तो यहीं से हमको रिलेशन आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ I2 इज ट्वाइस ऑफ I1। वैल्यू ऑफ I2 जो है वो ट्वाइस ऑफ I1 है। हाँ,
हाँ हाँ, वो हाँ ऐसी ठीक है, नो इशू नो इशू। तो उस तरह से भी तुमको एग्जैक्ट करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से करोगे तो हमारा जो है, अगर I1 का जो भी वैल्यू है उसमें डबल हो जाएगा, इसका I2 का डबल हो जाएगा। तो अब है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालेंगे ड्यू टू ए बी, मान लो ए बी पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ए टू बी के लिए ओ पे, तो ज्वाइन करेंगे एंड को, है ना, ज्वाइन करेंगे एंड को। तो ये देखो ये दोनों एंगल 60-60 होगा ओ पे, ठीक है ना, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री। अच्छा ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होगा, L/2√3। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू ए बी, है ना, तो वो होगा μ0I1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू L/2√3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60, तो ट्वाइस ऑफ √3/2 यानी √3। तो बी ओ ड्यू टू ए बी जितना होगा वो कितना आ रहा है सॉल्व करने से, इधर ये 2√3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3μ0I/2πL, यही आएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा ना, √3 ऊपर ले आएंगे तो √3 इंटू √3 3, और जो बाई 2 है उसको 4 से कैंसिल करेंगे तो इधर 2πL रहेगा, तो 3μ0I/2πL। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड O है ड्यू टू ए बी तो एग्जैक्टली उतना ही, अच्छा I की जगह I1 लिखेंगे तो बिल्कुल उतना ही मैग्नेटिक फील्ड O पर होगा ड्यू टू BC, हाँ या ना। तो ये जो AB और BC इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AB एंड BC, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों का सेम है तो आई कैन राइट डाउन ट्वाइस ऑफ 3μ0I1 डिवाइडेड बाई 2πL, ठीक है, इतना तो होगा ना। अच्छा ये डायरेक्शन किधर है, इसका इनटू द प्लेन होगा, कारण ये करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो इसका भी लिए भी इनटू द प्लेन होगा। अब देखो ये तो जिसमें I1 करंट कैरी कर रहा था, ऐसा दो कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AC, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AC, तो वो हो जाएगा μ0I2 बाई कितना होगा 4π, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसके लिए भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा L/2√3, और साइन अल्फा साइन बीटा तो सेम रहेगा, दैट इज √3 ओनली। तो सॉल्व करेंगे तो फिर से आ जाएगा 3μ0I2 डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो 2πL, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ देखो तो क्या दोनों सेम आ रहा है, यहाँ तो 2 कट के 3μ0I1/L था और इसमें आया 3μ0I2/2πL। अब तुम वापस I2 को 2I1 लिख सकते हो, 3μ0I2 को कैन यू राइट डाउन 2I1 दैट डिवाइडेड बाई 2πL। तो देखो तो 2 कट जाएगा तो क्या रहा 3μ0I1/πL, इतना। ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है ना O के लिए, तो इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर आउटवर्ड। तो देखो तो दोनों पार्ट के लिए इक्वल आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AB प्लस BC का जितना वैल्यू था आया था 3μ0I1/πL, उतना ही वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AC का आ रहा है
फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, 0। तो इससे ये समझ लो कि अगर कहीं एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वाला सर्कुलर लूप का कहीं 2 पॉइंट में बैटरी का टर्मिनल कनेक्शन दे देते हैं, तो पूरा का पूरा लूप में, चाहे मैंने ये ज्योमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल किया, ये मान लो ज्योमेट्री ऑफ रेक्टेंगल, ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर, या और भी कोई ज्योमेट्री के साथ दे सकता है, जहाँ 2 पॉइंट मेंशन होगा, है ना, जहाँ एक पॉइंट तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तब क्या होगा, टोटल इनफ्लो करंट पूरे क्लोज लूप में सभी में से सेम नहीं जाएगा, ना सेम इन मैग्नीट्यूड नॉर सेम इन डायरेक्शन। वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल एंड से वो स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होने का तरीका होगा पैरेलल ब्रांचेस, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के इक्वेट करके हमको करंट का डिवीजन के बारे में बात कर लेना होगा। वंस यू कैन डू द करंट डिवीजन, ठीक है, करंट डिवीजन का फॉर्मूला भी तो बताया था, है ना। तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ या कॉन्सेप्ट से बात करो, तो उससे जैसे ही तुमको दोनों ब्रांच का करंट स्प्लिट मिल जाएगा, तो फिर सेंटर ऑफ दैट ज्योमेट्री 0 होगा। समझ में आया?